हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। चलिए बच्चों, मैं सीए संतोष पांडे। हम अपनी क्लास 11 की अकाउंट्स की बात कर रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे, जो कि अगेन बहुत इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ कॉपी पेन निकाल लें और नोटिंग भी करते रहें। सिर्फ देखें नहीं, सुने नहीं, साथ साथ आप लिखते भी रहें। अगर आप नोटिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना काम। तो बच्चों, आज जो हमने बात करनी है वो है चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का, थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चे, जब हम बात करते हैं थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो दो प्रकार के बेस हमारे पास हैं। मतलब अकाउंटिंग करने के दो तरीके हमारे पास हैं। दो तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है? कौन कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है? तो बच्चे, दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। एक तो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस या बेसिस जो भी कह लें आप, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और दूसरा है बच्चे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं, जिसे हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। टी.एस. ग्रेवाल का चैप्टर नंबर 4 के हिसाब से हम बातें कर रहे हैं। ठीक है ना? आपके पास कोई दूसरी बुक है तो उसमें चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये है ज़रूर उसमें। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दो तरह की अकाउंटिंग हो सकती हैं। हम दोनों को साथ साथ देखेंगे, जिससे हमें पता लगे कि हाँ, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। सभी बच्चे देखें। अंडर दिस मेथड transactions are recorded in books of accounts when, under this method of accounting, transactions are recorded in the books of accounting when cash is transacted। when cash is transacted, क्या मीनिंग निकल करके आता है इसका? कैश इज ट्रांजैक्टेड का बच्चों क्या मतलब निकल के आता है? जब हम कहते हैं कि इसमें तब हम रिकॉर्ड करते हैं व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड। तो बच्चे ध्यान से देखें, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी इट मीन्स transactions are recorded when
दो बातें ध्यान रखनी हैं। नंबर एक, व्हेन कैश इज received, और number 2, when cash is paid. Now listen carefully बच्चे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि आप अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रांजैक्शन को किस टाइम पे, जब आप कैश रिसीव कर रहे होंगे, पैसा आपको मिल रहा होगा, या कैश इज पेड, जब आप किसी को पैसे दे रहे होंगे। सर इसका क्या मतलब है? अभी मतलब बताता हूँ, लेकिन पहले देखें अभी तक हमने क्या सीखा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज दैट मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेमेंट इज मेड। बस इतना, ठीक है। एक्रूअल बेसिस में क्या है? एक्रूअल बेसिस में क्या है बच्चे, पहले हम देखते हैं कि इसका मामला है क्या, फिर आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा। चिंता की कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तसल्ली से, आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं है। एक्रूअल है ACCRUAL, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर दिस मेथड transactions are recorded in books of accounts when transactions are entered, when transactions are entered। अब ध्यान से देखते रहना, अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होंगी? जब कैश इज ट्रांजैक्टेड। कैश इज ट्रांजैक्टेड का मतलब जब पैसा आया या जब पैसा गया। जबकि एक्रूअल बेसिस में तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी व्हेन ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड। मतलब क्या है इसका? It means transactions are recorded when, transactions are recorded, transactions रिकॉर्ड की जाएंगी। कब रिकॉर्ड की जाएंगी? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, कब रिकॉर्ड की जाएंगी? व्हेन, जब क्या होगा? व्हेन इनकम इज अर्नड, व्हेन इनकम इज अर्नड। बच्चे अर्नड को ही हम एक्रूड बोलते हैं। अर्नड और एक्रूड का मतलब होता है कमाना। अर्नड और एक्रूड का मतलब होता है कमाना। तो यहाँ पे तब रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजैक्शन व्हेन इनकम इज अर्नड और व्हेन एक्सपेंसेस इज incurred, when expenses is incurred, when expenses is incurred। तो बस अगर आप ध्यान से देखें तो बस इतना ही यहाँ पे मामला बनता है हमारा कि एक्रूअल बेसिस में तब हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में। रिकॉर्ड का मतलब लिखना, क्या हुआ है, ठीक है ना, क्या लेन देन हुआ है। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। तो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे व्हेन इनकम इज अर्नड और एक्रूड, जब हमने पैसा कमाया है, या व्हेन एक्सपेंसेस इज इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब करना, इनकर्ड का मतलब करना, जब हमने खर्चा किया है। एक्सपेंसेस इनकर्ड का मतलब
खर्चा किया है, खर्चा हुआ है। अब बच्चों और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इनकम इज अर्नड और एक्रूड वेदर whether received or not, whether received or not, और यहां पे whether paid or not। ठीक है ना? नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू। और अगर चाहें तो इसको भी और अच्छा आप लिख लें, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैश इज रिसीव्ड, जब पैसा मिला तब इसे रिकॉर्ड करेंगे। नॉट व्हेन अर्नड, जब कमाया है तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक में, जब पैसा रिसीव हुआ है। क्या मतलब है इसका? अभी बताता हूं, 1 मिनट। कैश इज पेड नॉट व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड। ठीक है, नाउ इट इज वेरी क्लियर। अब आपको पेन रख देना है। अब 2 मिनट मेरी बातों को आप सुने। बच्चों, आज मैंने ये पेन किसी को बेचा। लिसन केयरफुली, आज मैंने ये पेन किसी को बेचा। तो आज मैंने पेन बेचा, तो इसका मतलब आज मैंने इस पेन को बेच के पैसे कमाए। लिसन केयरफुली, आज मैंने अगर ये पेन बेचा तो इसका मतलब आज मैंने इस पेन को बेच के पैसे कमाए। ठीक है। अब हो सकता है कि आज पेन बेचा है तो पैसे भी आज ही मिल गए हों। 10 रुपए का ये पेन बेचा मैंने आज, तो जब आज पेन बेचा तो आज मैंने वो 10 रुपए अर्न करे। आज वो मेरे 10 रुपए अर्न हुए, एक्रू हुए। अब हो सकता है कि आज जब पेन बेच रहा हूं तो तुरंत मुझे पैसे मिल जाएं। तो आज ही पेन बेचा मतलब आज ही इनकम अर्न हुई और तुरंत ही मुझे पैसे भी मिल गए, तो आज ही इनकम रिसीव हुई। आप जब दुकान पे जाते हैं स्टेशनरी पे पेन खरीदने, तो आप तुरंत पैसे देते हैं, तुरंत पेन मिलता है। दुकानदार आपको तुरंत पेन बेचता है और तुरंत आप उसे पैसे देते हैं। तो उसने तुरंत पेन बेचा यानी तुरंत पैसे कमाए, और आपने तुरंत ही उसे पैसे दे भी दिए, यानी कि उसे कैश भी तुरंत रिसीव हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। पेन वाले ने आज पेन बेचा, 10 रुपए का आपको पेन बेचा, और आपने पेन वाले से कहा, अंकल जी आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे आपको 10 दिन के बाद दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा या अगले महीने दूंगा। अंकल जी आपको जानते थे, वो मान गए। तो अंकल ने पेन आज बेचा, स्टेशनरी वाले ने पेन आज बेचा, तो उसने इनकम आज अर्न करी, आज कमाई, लेकिन रिसीव नहीं करी। रिसीव तब करेगा जब 10 दिन के बाद आप उसे पैसे देंगे। समझ आ रही है बच्चे बात? भाई 2 ही तरीके से तो सेल परचेज होती है। मैंने किसी को ये पेन आज बेचा, उसने मुझे अभी पैसे दे दिए। तो 2 घटनाएं हो रही हैं। एक पेन का बेचना मतलब इनकम अर्न हुई, और एक पैसे का मुझे मिलना यानी कि पैसे मैंने रिसीव करे। 2 घटनाएं हैं इसमें। देयर आर 2 इम्प्लीकेशंस, 2 एस्पेक्ट हैं इसमें। अब ऐसा भी हो सकता है कि पेन आज बेचा लेकिन पैसे आज नहीं मिले,
पैसे मान लो 10 दिन के बाद मिले या अगले महीने मिले, मान लो जिसको मैंने कस्टमर को बेचा मैं उसे जानता था, उसने बोला कि अगले महीने पैसे दे दूंगा। तो जब आज पेन बेचा तो इनकम आज अर्न हुई, और जब अगले महीने मुझे पैसे मिलेंगे तब मैंने पैसा रिसीव करा। तो अर्निंग और रिसीविंग दोनों इवेंट साथ साथ भी हो सकते हैं। आमतौर से इसको हम कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और अर्निंग और रिसीविंग दो अलग अलग टाइम पर भी हो सकते हैं। आमतौर से इसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, पहले आपको ये पता होना चाहिए, बाकी तो ये सब छोड़ो। ये दो बातें आपको मैंने जो बताई, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसी बात को अब ध्यान से सुनना। कैश बेसिस क्या कहता है? कहता है कि हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। जो मैंने ये पेन बेचा है तो मैं कब लिखूंगा? व्हेन कैश इज रिसीव्ड। मतलब पेन तो आज बेचा, इनकम अर्न आज हुई, लेकिन आज मैंने अपनी बुक में ये नहीं लिखा कि मैंने पैसे कमा लिए, नहीं। मैं कब लिखूंगा ट्रांजैक्शन को? नॉट व्हेन अर्न। आज बेचा तो आज 10 रुपए मैंने अर्न करे इस पेंसिल को बेच के, लेकिन आज मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा अपनी बुक में। आज बेचा तो आज पैसे कमाए, लेकिन आज नहीं लिखूंगा। कब लिखूंगा? व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब अगले महीने आप मुझे पैसे देंगे तो मैं अगले महीने 10 रुपए मैंने कमाए हैं ऐसा मैं लिखूंगा। यानी कि मैं ये मान लूंगा कि जैसे आज मैंने पेन आपको बेचा ही ना हो, आज मैंने कुछ किया ही ना हो, आज कोई इनकम ही ना मैंने कमाई हो, जब आप अगले महीने देंगे तब मैं मानूंगा कि हाँ इस महीने अगले महीने की मेरी ये 10 रुपए की इनकम होगी। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस तब नहीं रिकॉर्ड करते व्हेन इनकम इज अर्न्ड। जब सेल हुई है, जब इनकम अर्न हुई है, तब नहीं लिखोगे बुक में। अगले महीने या जब भी कभी कैश रिसीव होगा तो आप तब मानोगे कि हाँ मुझे इनकम हुई है, मैंने पैसे कमाए हैं। ठीक है बच्चे? ठीक है, गुड। अब हमेशा पैसे आने ही वाली बात तो नहीं हो सकती है। हो सकता है कि दुकान वाले ने जो आपको बेचा है तो पहले तो दुकान वाले ने भी खरीदा होगा। अब मान लो यही पेन दुकान वाला भैया भी खरीद के लाया था। अरे स्टेशनरी वाला पहले खरीद के लाया होगा अपनी दुकान में पेन, तभी तो आपको बेच रहा होगा ना। अब जब दुकान वाला खरीद के लाया था पेन, तो मान लो दुकान वाला आज पेन खरीद के लाया, आज दुकान वाला पेन खरीद के लाया, तो जब आज उसने पेन खरीदा तो हो सकता है आज ही उसने पैसे दे दिए हों जिससे खरीद के लाया, तो बस बात खत्म, तब बात खत्म। लेकिन बच्चे ऐसे मानो कि आज दुकान वाले ने पेन खरीदा, लेकिन जिससे पेन खरीदा उसने उसको पैसे आज नहीं दिए, उसको उसने बोला कि भाई मैं पैसे आपको अगले महीने दूंगा। ऐसा पॉसिबल है, अगले महीने दूंगा। तो अगर अगले महीने दूंगा तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि जब आज उसने पेन परचेज किया तो आज उसका खर्चा हुआ है, आज एक्सपेंसेस इनकर हुआ है। इनकर का मतलब आज खर्चा हुआ है। पेन आज खरीदा तो आज एक्सपेंसेस इनकर हुआ है, लेकिन मैं आज इसको अपने बुक में, आज अपने रजिस्टर में मैं नहीं लिखूंगा कि मैंने 10 रुपए का खर्चा करा है। नॉट व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड। आज परचेज करा है तो आज मैं इसको खर्चा नहीं मानूंगा, बल्कि जब अगले महीने मैं इसको दूंगा 10 रुपए उस सप्लायर को जिससे मैंने पेन खरीदा है, तो मैं उसको अपना खर्चा मानूंगा जब कैश इज पेड, जब मैं उसको अगले महीने पैसा दूंगा। यानी कि इस महीने का मैं खर्चा नहीं मानूंगा, मैं अगले महीने का खर्चा मानूंगा, क्योंकि अगले महीने मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको बात समझ आ रही होगी। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड not when transactions are entered. Transactions are recorded not when income is earned, बल्कि when cash is received. Transactions are recorded not when expenses is incurred, rather when cash is paid. तो चूंकि जब कैश रिसीव होता है या जब कैश पे होता है तभी आप रिकॉर्ड करते हैं। That is why it is called कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कैश कब आया कब गया तभी आप उसको कमाई अपना खर्चा मानते हैं। दिस इज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल में क्या है? अक्रूवल बेसिस में क्या है बच्चे? अक्रूवल बेसिस का नजरिया थोड़ा अलग है। ये क्या कहता है? कहता है कि हम तब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जब हमने सेल करा पेन। हमने पेन को सेल आज करा,
तो हमने आज इनकम अर्न करी या आज इनकम एक्रू हुई दुकान वाले की, तो वो आज ही बुक में रिकॉर्ड करेगा कि मैंने 10 रुपए कमा लिए। वैसे 10 रुपए मिलेंगे कब उसे? अगले महीने, क्योंकि क्रेडिट सेल है, अगले महीने मिलेंगे। तो जब अगले महीने मिलेंगे तब वो इनकम नहीं मानेगा। आज उसने बेचा है तो आज ही की इनकम उसको ट्रीट करेगा, वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो। पैसा अगले महीने मिलेगा, लेकिन आज उसने बेचा है तो वो मानेगा आज उसने इनकम अर्न करी है, आज उसकी इनकम एक्रू हुई है। ये तो कमाई की बात हो गई। अब खर्चे की बात, आज मैंने पेन परचेज करा, आज स्टेशनरी वाले ने पेन परचेज करा, तो वो आज का खर्चा मानेगा 10 रुपए, भले उसने पैसे दिए नहीं, पैसे वो अगले महीने देने की बात हुई है, भाई अगले महीने आपको मैं पैसे दूंगा, इसके उधार खरीद के लाया है वो। लेकिन बच्चे आज पेन खरीदा है तो आज का वो खर्चा माना जाएगा, भले ही वो अगले महीने सचमुच में उसकी जेब से पैसे जाएंगे, लेकिन नहीं, खर्चा आज का माना जाएगा। तो यहां पे चाहे आप पे करें या ना करें, एक्सपेंसेस इनकर्ड, खर्चा हुआ, कब माना जाएगा? व्हेन एक्सपेंसेस इज इनकर्ड। यहां पे कब रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक में? व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड, यानी आज ही, इसी महीने का आप 10 रुपए खर्चा मानेंगे, भले ही आपने पे नहीं किया है। आज आपने पेन बेची है तो आज ही आपने इनकम अर्न करी, एक्रू करी, तो आज ही की इनकम उसको रिकॉर्ड करेंगे, भले ही आपने एक्चुअल में उसे पे नहीं किया। समझ आ रही है बच्चों बात? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत क्लियरली आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना बच्चों? तो एक बार दोबारा से, कैश बेसिस में जब कैश रिसीव होता है तब उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, भले ही उस कैश को हमने कमाया कभी भी हो। जब हम पे करते हैं खर्चा, तभी हम उसको खर्चा मानते हैं, भले ही वो खर्चा किया कभी भी हो। एक्रूअल बेसिस में जब इनकम अर्न होती है, जब पैसा कमाया था वो तभी उसी साल की या उसी महीने की इनकम मानी जाएगी, चाहे हमने उसे पे किया हो या ना किया हो, चाहे वो हमें पैसा मिला हो या ना मिला हो। एक्सपेंसेस जब इनकर हुआ है, जब खर्चा हुआ है, उसी महीने का खर्चा माना जाएगा, चाहे हमने उसे पे करा हो या पे ना करा हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसको थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूं, यहीं पे समझाता हूं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मान लेते हैं ये कोई साल है, अप्रैल से लेकर के मार्च तक का हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, और ये भी बच्चे हमारा अप्रैल से लेकर के मार्च तक का हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अब बच्चे मान लो यहाँ का इस वाले साल का यहाँ पे हमने कोई सेल करी थी कुछ, और वो पैसा रिसीव कब हुआ है? यहाँ पे रिसीव हुआ है। सेल पिछले साल की थी, मतलब अर्न पिछले साल हुआ था पैसा, इनकम एक्रू पिछले साल हुई थी, लेकिन पैसा रिसीव हुआ है यहाँ पे, तो मैं इस साल की इसको इनकम मानूंगा, मैं इस साल की इसकी इनकम मानूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कैश इस साल रिसीव हुआ है। इसी प्रकार से मान लो कि कोई खर्चा था यहाँ पे, मुझे किराया था, मेरी दुकान का रेंट था, यहाँ पे बच्चे रेंट था, मेरी दुकान का रेंट था, भाई दुकान है, बिजनेस है, तो उसका रेंट है, तो रेंट इस महीने का था, लेकिन बच्चे मैंने इसका पेमेंट यहाँ पे करा, मैंने बच्चे इसको पे यहाँ पे करा, इसकी पेमेंट मैंने अगले वाले साल करी, भाई नहीं थे पैसे, नहीं करी, अगले साल करी, तो अब मैं बच्चे इसको जो है अगले साल पेमेंट करी, तो मैं इसको अगले साल का एक्सपेंसेस मानूंगा, मैं इसको अगले साल का एक्सपेंसेस मानूंगा, इस साल का एक्सपेंसेस नहीं मानूंगा। तो दिस इज द कैश बेसिस। कहता है जब इनकम रिसीव होगी तभी की वो इनकम होगी, भले आपने कमाई कभी भी हो, कमाई पिछले साल थी, जब आपने खर्चा करा तभी उसी साल की वो एक्सपेंसेस खर्चा माना जाएगा, भले ही वो खर्चा एक्चुअल में था किसी और साल का। भाई किराया तो इस साल का था, लेकिन दिया अगले साल, तो अगले ही साल का खर्चा माना जाएगा, इस साल का खर्चा नहीं माना जाएगा। तो यही लिखा हुआ है
कि तब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जब कैश रिसीव होगा, नॉट व्हेन अर्न। अर्न पिछले साल हुआ था लेकिन उस साल आपने रिकॉर्ड नहीं करा, इस साल करा, क्योंकि इनकम रिसीव हुई, कैश रिसीव हुआ। और यहां पे कैश इज पेड जब एक्सपेंसेस इनकर हुआ, एक्सपेंसेस इनकर इस महीने हुआ था, इस साल हुआ था, आपने रिकॉर्ड नहीं करा। आपने कब रिकॉर्ड करा? व्हेन कैश इज पेड। कैश तो अगले साल पे करा है, तो अगले साल का आपने उसको खर्चा माना है, अगले साल उसको आपने लिखा कि हाँ कोई किराया दिया। इस साल किराए की कोई बात आएगी नहीं। दिस इज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द एग्जाम्पल। साथ के साथ देखेंगे तब समझ में आएगा। अब जरा बात करते हैं एक्रूअल बेसिस की। एक्रूअल बेसिस में बच्चों क्या होता है, अब वही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सेल यहाँ पे थी, यहाँ पे हमने बच्चे क्या करा था, सेल करा था, और ये जो सेल का पैसा है बच्चे वो यहाँ पे रिसीव हुआ, यहाँ पे पैसा रिसीव हुआ। तो जब पैसा यहाँ पे रिसीव हुआ है बच्चे, तो वो इस साल की हमारी इनकम नहीं मानी जाएगी, ये इनकम मानी जाएगी इस साल की, पिछले साल की इनकम मानी जाएगी। जब इनकम एक्रू हुई है, जब इनकम अर्न हुई है, जब सेल हुई है, उस साल की वो इनकम मानी जाएगी, ना कि जब पैसा मिला है। यानी कि ये सेल पिछले ही साल की मानी जाएगी, भले ही पैसा इस साल मिला है। ये कहता है कि ये तब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे व्हेन इनकम इज अर्न और एक्रूड, जब पैसा आपने कमाया। तो जब मैंने बेचा था तब मैंने कमाया था, तो ये इसी साल की इनकम मानी जाएगी, नॉट व्हेन इनकम इज रिसीव्ड। जब इनकम रिसीव हुई है तब के हिसाब से मतलब नहीं। जब इनकम अर्न हुई है, चाहे रिसीव हुई हो या ना हुई हो, वो तभी एक इनकम मानी जाएगी। रिसीव भले अगले साल हुई है लेकिन इस साल की इनकम नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर ये रेंट की बात करते हैं, जो रेंट आपने देखा था, रेंट इस साल का था, लेकिन आपने इसको पेमेंट कब करी? आपने इसकी पेमेंट अगले साल करी, तो ये जो एक्सपेंसेस है वो अगले अकाउंटिंग ईयर में आपने पे करा। लेकिन बच्चे इस साल का एक्सपेंस अगले साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, ये एक्सपेंस इसी साल का माना जाएगा, भले ही आपने पे नहीं करा। तो एक्सपेंसेस इनकर कब हुआ है? इस वाले अकाउंटिंग ईयर में। इस वाले अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है, इनकर्ड मतलब खर्चा हुआ है, तो इसी साल का वो खर्चा माना जाएगा, वेदर पेड और नॉट। भले आपने पे नहीं करा है लेकिन खर्चा इसी साल का होगा। आप ये अपनी बुक में लिख लेंगे कि हाँ मेरा रेंट का 10,000 रुपये का खर्चा हो गया। अगले साल उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो आप देखें इसका एग्जैक्ट ये अपोजिट है, इसका ये एग्जैक्ट अपोजिट है या इसका ये एग्जैक्ट अपोजिट है। तो जब आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे, दोनों पॉइंटों को, तो आप एग्जाम्पल को ध्यान में ज़रूर रखेंगे बच्चों, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आशा करता हूं कि आपको बात समझ आ रही होगी। जी सर, हमें बात समझ आ रही है। अब अगर मैं आपको चलूं आगे में, हाँ जी सर, अब अगर मैं आपको इसी बात को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाना चाहूं, तो अगर मैं आपको इसी बात को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाना चाहूं तो क्या होगा बच्चे? एक एग्जाम्पल यहां पे मैं ले लेता हूं तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो ये एक हमारा फाइनेंशियल ईयर था, मान लो बच्चे ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2019 एंड 2020, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का हमारा बच्चे ये एक फाइनेंशियल ईयर था। अब बच्चों ध्यान से देखना, इस साल बच्चे हमने कैश सेल करा। कैश सेल हमने कितना करा? मान लो 4 लाख का। और इस साल हमने क्रेडिट सेल करा। भाई दोनों प्रकार की सेल होती हैं। क्रेडिट सेल हमने करा मान लो 2 लाख का, मतलब नगद 4 लाख का बेचा और उधार हमने बेचा इतने का। अब बच्चे इस साल एक्सपेंसेस भी हमारे हुए। इस साल हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए भी? जब आप खरीदेंगे, बेचेंगे, बिजनेस चलाएंगे तो कुछ आपका खर्चा भी होगा। मान लेते हैं खर्चा हमारा हुआ था 1 लाख रुपए। मान लो हमारा खर्चा हुआ था 1 लाख रुपए, ठीक है भी, खर्चा हुआ हमारा 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख रुपए में से बच्चे, इस 1 लाख रुपए में से 40,000 is not paid till now,
अब बच्चे इस 1 लाख का खर्चा हुआ था पिछले साल का मतलब ये वाला साल, ये आप बना लो एक, ये इस साल की हम घटनाएं ले रहे हैं, ठीक है ना। इस साल क्या हुआ कि 4 लाख का कैश सेल, 2 लाख का क्रेडिट सेल, 1 लाख का खर्चा, लेकिन 1 लाख के खर्चे में से 40 लाख का खर्चा ऐसा है जो अभी हमने पे नहीं करा है, हमें देना है, अभी दिया नहीं है। अब बच्चों मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे बताइए, कैलकुलेट इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20। मैं कहता हूं कि ये आपके पास जानकारी है कमाई और खर्चे की, सेल्स एंड एक्सपेंसेस की। अब आप मुझे ये बताइए कि इनकम कितनी होगी इस वाले साल की। तो इनकम बच्चे कितनी होगी, तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चे ये है हमारा कैश बेसिस और ये है हमारा एक्रूअल बेसिस। देखेंगे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा प्रॉफिट में, इनकम में। प्रॉफिट मतलब इनकम में क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? इंफॉर्मेशन इज द सेम बट रिकॉर्डिंग कैलकुलेशन ऑफ इनकम विल डिफर। तो कैसे? कैश बेसिस का मतलब जब कैश आया, जब कैश गया तभी आप रिकॉर्ड करेंगे। तो बताइए, ये 4 साल की जो 4 लाख की जो कैश सेल है वो आपने इस साल करी, और 2 लाख की आपने क्रेडिट सेल करी। और जो 2 लाख की आपने क्रेडिट सेल करी है बच्चे, इसमें लिख लें, जो आपने क्रेडिट सेल करी है इसमें लिख लें 1,50,000 इज रिसीव्ड टिल नाउ। अब ये और अच्छा सवाल बन गया। जो क्रेडिट सेल आपने 2 लाख का बेचा है बच्चे, उसमें अभी 1.5 लाख रुपए ही आपको मिले हैं, मतलब 50,000 रुपए साल खत्म हो गया लेकिन अभी मिले नहीं है। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, अब हमें यहाँ पे निकालना है इनकम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है बच्चे कि हमारे पास कितना पैसा आया। रिवेन्यू जिसको हम कई बारी इनफ्लो बोल देते हैं। इनफ्लो मतलब जो पैसा हमारे पास आया। तो कितना पैसा आया जरा मुझे बताइए, कितना पैसा आया? 4 लाख तो कैश बेचा था तो ये तो पैसा आ ही गया होगा, तुरंत सामान बेचा तुरंत पैसा आ गया है ना, तो कैश आ ही गया, इस साल कैश आ गया तो कैश बेसिस में आप उसे ले लेंगे। तो कितना पैसा आया है? 4 लाख। और जो क्रेडिट आपने उधार बेचा हुआ है इसमें से सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही अभी तक आपको रिसीव हुए हैं टिल नाउ, और कैश बेसिस में जो रिसीव हुआ है हम उसी को इस साल की इनकम मानेंगे। यानी कि पूरी 2 लाख इस साल की इनकम नहीं होगी। इनकम सिर्फ कितनी होगी बच्चे? 1,50,000, ओनली दैट पोर्शन विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है? कहने का मतलब बेचा आपने भले 2 लाख का है लेकिन आपने कमाया, आपने रिसीव कितना करा है? सिर्फ 1.5 लाख। ये कैश बेसिस के हिसाब से काम हो रहा है। तो ये इनफ्लो हमारे पास कितना आया? 5,50,000। ठीक है बच्चे, अब इसमें से हम लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस। और अगर हम एक्सपेंसेस लेस करेंगे जिसको हम आउटफ्लो बोल देते हैं बच्चे। इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है, एक्सपेंसेस है ये। अब बच्चे एक्सपेंसेस भी वही घटाने हैं जो इस साल आपकी जेब से पैसे गए हैं, जो आपने पे कर दिया है। तो बताना, एक्सपेंसेस में आपने 40,000 इज नॉट पेड टिल नाउ, 40,000 तो अभी पे ही नहीं करा है। यानी कि 1 लाख में से सिर्फ आपने कितना पे करा है? सिर्फ आपने कितना पे करा है? 60 लाख रुपए ही आपने पे करा है। तो इसका मतलब है आपका खर्चा 1 लाख नहीं माना जाएगा, सिर्फ 60 लाख माना जाएगा। और जब आप 5,50,000 में से लेस कर देंगे 60,000 तो आपके पास 4,90,000 आ जाएगा, 4,90,000 आ जाएगा, जो कि आपकी इनकम या प्रॉफिट माना जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। यहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है सर, अब जरा हम बात करते हैं एक्रूअल बेसिस में। एक्रूअल बेसिस कहता है कि हमें इससे लेना देना नहीं है कि पैसे दिए या नहीं दिए। आप बताओ कि क्या इस साल पैसा कमाया, क्या इस साल से संबंधित कोई खर्चा है, बस इतना बताओ।
भले जो कमाया है उसके पैसे ना मिले हों, भले जो खर्चा इस साल का है भले आपने उसके पैसे ना दिए हों, पैसे तो देने ही हैं, इस साल का खर्चा है तो इसी साल का माना जाएगा। यानी कि बच्चे यहाँ पे हमारा जो रिवेन्यू है जिसको आप इनफ्लो भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे इनफ्लो कितना है, 4 लाख भी इसी साल बेचा है कैश सेल, और क्रेडिट सेल भी 2 लाख इसी साल की सेल है। लेकिन सर इसमें तो अभी सिर्फ 1.5 लाख आए हैं, 50,000 तो नहीं आया। नहीं आया कोई बात नहीं, इसी साल बेचा है ना, तो इस साल आपने पैसा कमा लिया है, रिसीव हुआ है, उसकी बात यहाँ पे नहीं है। आपने कमा लिया तो इसी साल की इनकम मानी जाएगी। तो फिर यहाँ पे 6 लाख रुपए आपकी जो है वो रिवेन्यू है, और इसमें से आप लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, और जो एक्सपेंसेस है मतलब आउटफ्लो है, जब आप उसे लेस कर देंगे तो कितना आप यहाँ पे लेस करेंगे, 40,000 नहीं, ये 40,000 आपने पे नहीं करा है, नहीं पे करा है तो कोई बात नहीं, पेमेंट तो यहाँ पे हम नहीं देखते, खर्चा इसी साल का है ना, तो आप ये पूरा खर्चा यहाँ पे आप लेस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, फिर यहाँ पे हमारा ये 5 लाख का, यहाँ पे 5 लाख का हमारा इनकम या प्रॉफिट हमारा आएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ टू मेथड्स। ठीक है, हाँ जी सर। अब बच्चों एक बात आपको समझ आ गई होगी कि इन दोनों में इनका क्या मीनिंग है और इनका क्या डिफरेंस है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। एग्जाम्पल भी आपको बता दिया है जिससे आपको और अच्छे से बात समझ में आए। अब बच्चे यहाँ पे हमें कुछ बातों की और बात कर लेनी है, कि 4 बातों की यहाँ पे हमें और बात करनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, और एक है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या मतलब है इन चारों का, इसको आप बहुत अच्छे से समझे मेरी बात। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, जो खर्चा बकाया है, जो खर्चा हमारा बकाया है, मतलब एक्सपेंसेस ड्यू, मतलब देना है, एक्सपेंसेस देना है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस तो ड्यू हो गया है लेकिन अभी हमने पे नहीं करा है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंसेस ड्यू माने पैसा देना तो है, इसी साल का है, लेकिन अभी हमने दिया नहीं है, बकाया है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस नॉट ड्यू, अभी देना नहीं था, नॉट ड्यू बट पेड, देना नहीं था लेकिन हमने दे दिया है, बट पेड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। एक्रूड इनकम का क्या मतलब बच्चे, कि इनकम अर्न्ड या इनकम ड्यू, मतलब पैसा कमा लिया है बट नॉट रिसीव्ड, ये इनकम है, ये दोनों खर्चे थे, यहां पैसा देना था, और ये इनकम है, यहां पैसा मिलना है या मिलेगा। तो इनकम अर्न्ड या ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम इसी मतलब
income received but not earned, not accrued during अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? ये अप्रैल से लेकर के मार्च तक का हमारा पीरियड है। अब बच्चे यहाँ का रेंट था, यहाँ का रेंट था इस साल का यहाँ का रेंट था। रेंट मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस ड्यू, खर्चा इस साल का था, देना था, बट नॉट पेड, लेकिन साल खत्म हो गया, अभी हमने इसको यहाँ तक पे नहीं करा है, अभी भी हमने यहाँ तक भी पैसा पे नहीं करा है, तो इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब कि साल खत्म हो गया है, 31 मार्च को शाम तक हमने पे नहीं करा है। एक्सपेंसेस ड्यू था इस साल का बट नॉट पेड, लेकिन अभी पे नहीं करा है, यहां तक भी पे नहीं करा है, तो इसका मतलब अभी ये बकाया है। आउटस्टैंडिंग हम ओएस लिखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये अप्रैल है और ये मार्च है। बच्चे हमें रेंट जो है यहाँ पे हमने रेंट दिया, लेकिन जो रेंट पे करा यहाँ पे वो बच्चे अगले सालों तक भी हमने पे कर दिया है रेंट, यानी कि ये जो अगला वाला साल है ना, ये रेंट हमने यहाँ तक का रेंट पे कर दिया है, यहाँ तक का रेंट पे कर दिया है। ऐसा क्यों हो गया? क्यों कई बार हो जाता है, हमने चेक काट के दे दिया कि भाई लो अगले बार, हमने यहाँ पे चेक दिया, बोलो कि अगले 12 महीने तक का ये चेक ले लो। ठीक है, तो 6 महीने इस मंथ में आ गए और मान लो 6 महीने इस मंथ में आ गए, तो खर्चा तो अभी हमारा ये इसी साल यहाँ तक अगर हम देखते हैं, जब साल खत्म हो रहा है तो यहाँ तक का जो 6 महीने का है वो तो खर्चा इसी साल का है, लेकिन ये जो खर्चा हमने कर दिया है, आज ही जो खर्चा कर दिया है जो अगले साल का है, एक्सपेंसेस नॉट ड्यू, अगले साल का आज थोड़ी ना देना था लेकिन फिर भी दे दिया, तो ये एक्सपेंसेस नॉट ड्यू लेकिन पेड हमने कर दिया है, तो ये इस पीरियड का जो हमने खर्चा पे करा है इसे हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्री मतलब पहले ही पे कर दिया, प्रीपेड पहले ही पे कर दिया। बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि हमें पे करना है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट है क्योंकि इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। नाउ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है बच्चों? ये अप्रैल था और ये हमारा मार्च था। हमने यहाँ पे सेल करी, देखो ये इनकम है ना, खर्चा नहीं, यहाँ पे सेल करी, लेकिन बच्चे इसका जो पैसा है ना, इसका जो पैसा है वो रिसीव यहाँ हुआ, अगले साल पैसा रिसीव हुआ। सेल का पैसा यहाँ जो सेल करी वो इस साल तक रिसीव नहीं हुआ, वो अगले साल रिसीव हुआ। कमाई इनकम यहीं पे, इनकम अर्नड, ड्यू हो गई इनकम, मतलब हम मांग सकते हैं बट नॉट रिसीव, लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो इसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। इसे हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। जहां तक बात आती है इसकी अप्रैल और मार्च, बच्चे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब यहां पे हमें एडवांस रिसीव हो गया, लेकिन सेल हमने एक्चुअल में यहां पे करी। सेल हमने कहां पे करी? सेल हमने कब करी? अगले साल हमने सेल करी, अगले साल हमने सेल करी बच्चे। तो जब अगले साल हमने सेल करी तो पैसा तो यहीं पे रिसीव हो गया, लेकिन सेल अगले साल हुई, तो ये पैसा जब सेल करेंगे तब का कमाया हुआ है। अभी भले रिसीव हो गया लेकिन कमाया कब है?
कमाएंगे कब? अगले साल। तो इनकम रिसीव हो गई है लेकिन अर्न अभी नहीं हुई है, तो इसे हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो फटाफट से पहले यहां तक आप लोग एक बार देखो, क्या यहां तक किसी को कोई कठिनाई है? अगर कोई कठिनाई है तो पूछो बच्चे। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर हमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा। अच्छा, एक और बात, ये सारे कॉन्सेप्ट जो एराइज होते हैं बच्चों, ऑल द अबव concepts arise only in accrual basis of अकाउंटिंग। ये जो चार ऊपर के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं ना, ये कब एराइज होते हैं? ओनली एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ओनली एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ही ये चार बातें आती हैं। क्योंकि कैश में तो आपने जब अगले साल दोगे तभी उसकी रिकॉर्डिंग करोगे, लेकिन एक्रूअल में हम जिस साल का है उसी साल रिकॉर्ड करेंगे, तभी आउटस्टैंडिंग का मामला बनेगा। प्रीपेड में तो जब हमने दे दिया उसी साल का खर्चा मान लेंगे, लेकिन एक्रूअल कहता है कि नहीं, जिस साल का खर्चा होगा उसी साल का मानेंगे। तो ये खर्चा, ये वाला पोर्शन का खर्चा इस साल का नहीं है तो इस साल हम उसे नहीं मानेंगे। एक्रूअल जब रिसीव होगा कैश बेसिस तो तभी कहेगा कि हमने तब रिसीव करा, लेकिन एक्रूअल कहता नहीं, जब कमाया तब हमने रिसीव करा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैश बेसिस तो मानेगा कि भैया यहीं पे हमने रिसीव कर लिया है, लेकिन एक्रूअल बेसिस कहता है कि नहीं, जब हम कमाएंगे, जब हम सेल करेंगे तब हमें वो कमाया हुआ हम मानेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये कैश बेसिस में नहीं आती हमारे सामने। ये सारी बातें कब आती हैं? जब हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। बी वेरी केयरफुल। ठीक है बच्चों, अब जरा एक और बात आपको यहां पे बताना चाहूंगा, डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो बच्चे बताइए कब ट्रांजैक्शंस कब रिकॉर्ड होंगी? ट्रांजैक्शंस आर recorded when cash is transacted। ठीक है ना, यहां पे transactions are recorded when transactions incurred, जब transactions हुई हैं। ठीक है ना, पैसा चाहे मिला हो या ना मिला हो। यहां पे नो एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income and income
received in advance is required। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income and income received in advance is required। यहाँ पे हम इनकी एडजस्टमेंट करके चलते हैं। ये not accepted by कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट इस बेसिस को नहीं मानता। एक्सेप्टेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। एक्रूअल बेसिस, सारी कंपनियां एक्रूअल बेसिस फॉलो करती हैं। कैश बेसिस को कंपनी एक्ट मान्यता नहीं देता। ये लेस रिलायबल होता है, ये मोर रिलायबल होता है, क्योंकि खर्चा कभी से संबंध रखता हो, कमाया कभी भी हो, लेकिन जब पाओगे, रिसीव करोगे तभी मानोगे कि वो इनकम हुई है, जब पैसे दोगे तभी। ये गलत कहीं ना कहीं है। ये ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि जिस साल का खर्चा एक्चुअल में था उसी साल का खर्चा आप उसे रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे एडॉप्टेड बाय एनपीओज एंड प्रोफेशनल्स। इसको कौन अपनाता है कैश बेसिस को? एडॉप्टेड बाय एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो इसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे बच्चे इसको कौन फॉलो करता है? इसको बिजनेसमैन। एडॉप्टेड बाय बिजनेसेस, जो बिजनेसेस हैं वो इसको अडॉप्ट करते हैं। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या बातें करी? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन आपको समझाया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये चार बातें हैं जो कि सिर्फ एक्रूअल में ही हमारे सामने निकल करके आती हैं। फिर हमने इन दोनों में कुछ डिफरेंस देखे कि भाई कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंसेस। ये बहुत सारे डिफरेंसेस तो नहीं लिखे हैं, हाँ 4-5 डिफरेंसेस आपको बताए हैं जो बहुत मेन है। तो बच्चों यहाँ पे हम आज अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। काइंडली आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करें, बार बार वीडियो को देखें। अगली क्लास में हम अगला और नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, सी यू। ठीक है बच्चों, गुड बाय।